हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जनरल स्टडी वाले जो सेक्शन है जीएस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोई फीडबैक हो, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और शुक्र दिया है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें अगर सूर्य से बढ़ते क्रम में अगर इसमें हम रखेंगे तो पहले बुध आ जाता है, ठीक है। बुध इसमें दिया नहीं है। उसके बाद है आपका शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर आ जाएगा आपका मंगल। मंगल तो इसमें जो है मंगल भी नहीं दिया है, फिर बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद आपका शनि है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन सी 4 3 1 2, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह जो अगर हम बात करें, यह जो घटना है सूर्य वर्ष में 2 बार, एक होता है 21 मार्च, ठीक, और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है और सूर्य की इन दोनों तिथियों को पृथ्वी की दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है, अर्थात 12-12 घंटे की होती है, ठीक है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें निहारिका, बात करें अगर निहारिका की, निहारिका परिकल्पना जो दिया गया था वह दिया गया था लाप्लांस द्वारा। लाप्लांस ने निहारिका परिकल्पना दिया था। ग्राहाड़ु परिकल्पना दिया गया था चेम्बरलेन और मोल्टन द्वारा। चेम्बरलेन और मोल्टन द्वारा ग्राहाड़ु परिकल्पना दिया गया था। द्वैतारक परिकल्पना का जो सिद्धांत है यह दिया गया था एच.एल. रसेल और लिटिल्टन द्वारा। एच.एल. रसेल और लिटिल्टन द्वारा द्वैतारक परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया था। और अंतर तारक धूल परिकल्पना का सिद्धांत ऑटो सीनट ने दिया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण शामिल है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प परतदार चट्टान के बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 और 4, ठीक है। परतदार चट्टानों की अगर हम बात करें, इनका जो निर्माण है टूट फूट एवं उनके मलबे के एकत्र होने से इनका निर्माण होता है। इसमें जीवाश्मों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें परत पाई जाती है। और अवसादी चट्टानें रवेदार नहीं होते। यह जो चट्टान होते हैं इसमें रवि अर्थात जो क्रिस्टल्स है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती, जो कि गलत है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर या फिर सैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीस। नीस जो है वो गलत है। देखिए, बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शेल यह सभी जो है अवसादी चट्टानें हैं, जबकि नीस की अगर हम बात करें, यह क्या है? यह जो है एक रूपांतरित चट्टान है। यह है एक रूपांतरित चट्टान, ठीक है। बाकी बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल यह तीनों जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान के, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखियां हैं? किलिमंजारो, एटना, माउना लोवा या फिर किलायू। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 3 4। देखिए किलिमंजारो सॉरी, किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है और यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मतलब शांत ज्वालामुखी है। निष्क्रिय कह सकते हैं या शांत कह सकते हैं। बाकी जो आपका एटना इटली में स्थित है, ठीक है। माउना लोवा हवाई द्वीप पर स्थित है और किलायू ज्वालामुखी जो है यह भी आपके हवाई द्वीप पर ही स्थित है। और यह तीनों जो है
सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं, यह तीनों सक्रिय ज्वालामुखियाँ। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या मापने के लिए? भूकंप का प्रभाव, भूकंप का मूल, भूकंप की तीव्रता या फिर भूकंप की दिशा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम है? महाद्वीपों के जो क्षेत्रफल है उनके अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद है आपका अंटार्कटिका, फिर आ जाएगा यूरोप। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या फिर यूरोप। इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, देखिए अगर प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे अधिक जो भूमि है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा भाग मरुस्थलीय है और अर्ध शुष्क भूमि से निर्मित है। यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व जो है वह 2.8 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या फिर रॉकीज। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज। यहाँ पे क्या पूछा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी। अगर सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी पूछता तब इसका हिमालय हो जाता, लेकिन लंबी पूछा है तो क्या हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो एंडीज पर्वत की जो लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर है। ठीक है, 7200 किलोमीटर लंबी है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इंग्लैंड का। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है यह इंग्लैंड का भाग नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, देखिए यह फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक है और इसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। और यह आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत है इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ मरुस्थल दिए गए और देश दिया गया है। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में, काराकोम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में और तकला मकान है उज्बेकिस्तान में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तकला मकान मरुस्थल जो है उज्बेकिस्तान नहीं बल्कि कहाँ पे है? चीन में है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कुछ देश दिए गए हैं और घास के मैदान। कंपोस्ट घास का मैदान केन्या में पाया जाता है, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना, सवाना वेनेजुएला और स्टेपीज संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा विकल्प गलत है? इसका एक सेकेंड में पूछा कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास घास का जो मैदान है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है। कंपोस्ट घास के मैदान की अगर हम बात करें, यह जो है आपके ब्राज़ील में पाया जाता है और इसे ब्राज़ील उच्च भूमि की घास भी कहा जाता है। पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले क्षेत्र में। सवाना घास का जो मैदान है यह आपके केन्या, तंजानिया जो पूर्वी अफ्रीका वाला क्षेत्र है वहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेशिया बेसिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत सोमालिया, इथोपिया और जिबूती यह तीनों देश मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया शामिल हैं। ठीक, कौन कौन देश हैं? जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और सोमालिया है। ठीक है, तो इसमें एक और देश इरिट्रिया है। इन चारों देशों द्वारा मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण किया जाता है और यह अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अदन की खाड़ी के दक्षिणी अदन की जो खाड़ी है उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे
पूर्वी विस्तार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? घाना की राजधानी है अक्रा, नामीबिया की राजधानी विंडहोक, युगांडा की अबूजा और जाम्बिया की लुसाका। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, युगांडा। जो युगांडा की राजधानी है यह आपके कंपाला में है। ठीक है, कंपाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर या फिर ट्यूनीसिया। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर। नाइजर की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। नाइजर जो है यह एक लैंडलॉक कंट्री है। बाकी भूमध्य सागर की सीमा से लगने वाले जो अफ्रीकी देश हैं उसमें अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मोरक्को है, इनकी सीमाएं जो हैं भूमध्य सागर से लगती हैं। ठीक है, नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे है? ईरान, कनाडा, इंग्लैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ग्रेट सॉल्ट झील, ऑप्शन डी। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है? आमूर, लीना, साल्विन या फिर ओवा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, साल्विन नदी, शाल्विन। आमूर, लीना और ओब, इन तीनों नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इन तीनों नदियों का जो उद्गम क्षेत्र उत्तर की ओर या उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जबकि जो साल्विन नदी है यह अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए अंडमान सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अंडमान सागर में अपना जल गिराती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर या फिर मिशिगन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपीरियर झील। विश्व की विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो है सुपीरियर, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मथा जो उसकी सीमा है उसके बीच स्थित है। और यह जो है प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है अमेरिका और कनाडा के बीच में, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन में निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन की परत या फिर बी और सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी, बी और सी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन की परत। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर क्यों होगा? क्योंकि ओजोन परत जो है इसी में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत इसी में पाया जाता है। ओजोन की परत द्वारा जो परावैंगनी किरण, जो हानिकारक परावैंगनी किरण होती हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोक करके जो मानव स्वास्थ्य या फिर से अन्य जो जीव जंतु या फिर से जो पादप वगैरह हैं उनकी रक्षा करती है। और ज़्यादातर समताप मंडल में जो ओजोन परत का विस्तार पाया जाता है वो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। विली विली चक्रवात किस देश में आता है? विली विली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है यह आता है ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून तूफान जो है चाइना में आता है। और बॉगियो आता है फिलीपींस में। सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? फॉन आल्प्स पर्वत, सिमूम अरब मरुस्थल, सांता आना न्यूजीलैंड और खमसिन मिस्र। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सांता आना न्यूजीलैंड। यह गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सांता आना की, सांता आना जो है यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है, न कि न्यूजीलैंड में। ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन को सांता आना कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अभी जो आपको कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में जो अमेरिका में आग लगा था उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारक है वह सांता आना तूफान भी है। ठीक है, जो आपकी कह सकते हैं कि उष्ण हवा है जिस कारण से जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहाँ के जो आर्द्रता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे आग मतलब पकड़ने के लिए है जो है क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि प्रभावी कारक का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश या फिर आर्द्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, चौथा या फिर तीसरा? रेशम के उत्पादन में भारत जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, FAO के डाटा के अकॉर्डिंग भारत रेशम उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? भारत, ब्राजील, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर म्यांमार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या फिर ब्राज़ील? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यूरेनियम का सबसे अधिक जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बुशमैन का संबंध किस देश से है? पूर्वी अफ्रीका, कालाहारी, अमेजन बेसिन या फिर सहारा मरुस्थल? बुशमैन या मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बलियारी के द्वीप समूह कहाँ स्थित है? काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या फिर भूमध्य सागर? बलियारी के द्वीप समूह जो है यह आपके भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर में स्थित है बलियारी के द्वीप समूह, और यह है भूमध्य सागर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, स्पेन के तट के पास। ठीक है, और यह जो है स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, यह भी याद रखिएगा। जो बलियारी द्वीप समूह है यह स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है जो भूमध्य सागर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, यह गलत है। देखिए, संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो इसकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य में है, और इस प्रकार दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके उत्तर पश्चिम में ही केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, तो पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, बिहार, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर सिक्किम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ लगती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? लद्दाख व सिक्किम, उत्तराखंड व मिजोरम, असम व सिक्किम या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड और मिजोरम। लद्दाख की जो सीमा है वह 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा को स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा 3 देशों नेपाल, चीन और भूटान को स्पर्श करती है। असम की सीमा भी 3 देशों का बांग्लादेश, भूटान की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, असम की सीमा बांग्लादेश, भूटान। उत्तराखंड की सीमा यह जो है, जो उत्तराखंड की सीमा है ये भी जो है आपके चीन और नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है, और जो मिजोरम की सीमा है ये भी बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, नर्मदा घाटी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं? कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, यह गलत है। देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनायमुड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और यह दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, और इस प्रकार पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वह ज़्यादा ऊंचा है, न कि उत्तरी। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नीलगिरी या फिर गॉडविन ऑस्टिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर रहेगा चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लद्दाख। ये क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। कुल जनजाति जनसंख्या आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। जॉर्वे जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुल जनजाति आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं, गलत है। कुल जनजाति के आधे से अधिक उत्तर पूर्व में रहते हैं, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह भील है और गोंड जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व भारत में देश की कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 11.92 मतलब 12% मान लीजिए, 12% के आसपास जो जनजातियाँ हैं वह उत्तर पूर्व क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है। और जो भारत की जनजातियाँ हैं सबसे अधिक जो आद्य भारत की जो जनजाति है वो जॉर्वे है, जो अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। ठीक है। और भारतीय जनजातियों के बारे में अगर हम देखें तो टोडा जनजाति जिसका मूल निवास नीलगिरी क्षेत्र है, और टोडा जनजाति में ही बहुपति विवाह का प्रचलन है। ठीक, मतलब एक जो कन्या है, एक महिला जो है एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शादी करती है। ठीक है, तो उनके एक से अधिक पति होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है निम्नलिखित में से कौन है? सोन, गोमती, रामगंगा या फिर बेतवा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमती नदी, जिसका उद्गम फूलहर झील से होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोनार झील राजस्थान, नक्की झील गुजरात, सूरजकुंड झील उत्तराखंड और हमीरसर झील गुजरात। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरसर झील है गुजरात में, ये सही है। ठीक है, हमीरसर झील गुजरात में है। ठीक है, बाकी लोनार झील की अगर हम बात करें, लोनार झील है महाराष्ट्र में। नक्की झील है राजस्थान में। सूरजकुंड झील है हरियाणा में। ठीक है, तो लोनार झील महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान, सूरजकुंड हरियाणा और हमीरसर झील गुजरात, डी सही हो जाएगा। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या फिर ए और सी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम मैदान और तमिलनाडु के तटीय वाले क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम मैदानों में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है इसका मुख्य कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है इसे पंजाब में गेहूं की खेती करने वाले किसानों को अत्यधिक लाभ होता है। पंजाब ही क्यों, उत्तर प्रदेश वाला जो पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर भी किसानों को इससे लाभ होता है। बाकी दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है यह बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके और यह तमिलनाडु के तटीय वाले क्षेत्र में वर्षा करती है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। कुछ जलाशय दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। भद्रा जलाशय कहाँ पे है? बात करें अगर भद्रा जलाशय की, यह है कर्नाटक में। भवानी सागर कहाँ पे है? भवानी सागर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। गांधी सागर जो है यह आपके मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 4, 2, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल द्वारा। ठीक है, रबड़ का सबसे अधिक जो उत्पादन है केरल में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य यह जो है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि, लाल क्रांति प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति टमाटर उत्पादन और काली क्रांति काली मिर्च उत्पादन। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। लाल क्रांति की अगर हम बात करें तो यह मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और काली क्रांति जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यह भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किन राज्यों की समुद्री सीमाएं जो हैं सबसे अधिक है, सबसे कम है, इसी क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें आज के पहले, ठीक है, अभी आज के पहले जो है आंध्र प्रदेश जो है या समुद्री सीमा के मामले में तमिलनाडु से आगे था, लेकिन अभी वर्तमान जो आंकड़े आए हैं जिसमें सीमाएं जो हैं, जो समुद्री सीमा से साझा करने वाले राज्य हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ है और इसमें तमिलनाडु जो है आपका पहले नंबर पे आ चुका है। तमिलनाडु पहले नंबर पे आ गया है और दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आपका, इसके बाद है आपका उड़ीसा और फिर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, उड़ीसा फिर है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, इसका देखिए सबसे कम, इसमें सबसे कम अगर हम बात करें तो यह जो सीमा है, देखिए ये हो जाएगा आपका। वैसे अगर पुराने आंकड़े के अकॉर्डिंग देखें तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन यह क्वेश्चंस पुराना है तो इसमें जो है क्वेश्चंस आगे पीछे। ठीक है, तो तमिलनाडु का स्थान जो है आंध्र प्रदेश के पहले आ जाएगा। ठीक, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयला के भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं? पीट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट या फिर लिंगनाइट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बिटुमिनस प्रकार के जो कोयले हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, कुछ कोयला क्षेत्र दिएगा और राज्य कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है उसे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए बात करेगा सिगरौली कोयला क्षेत्र। सिगरौली कोयला क्षेत्र जो है यह आपके सोन घाटी वाले क्षेत्र में है। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में। और सिगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी कोरबा है छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी। भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग कौन सा है? काली मिट्टी, कछारी, बलुई या फिर लाल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी को ही जो आपका जलोढ़ मिट्टी है कहा जाता है। ठीक है, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और इसका विस्तार भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, लगभग 43% क्षेत्रफल यही मिट्टी पाई जाती है। ठीक, दूसरे नंबर पे आपकी लाल मृदा का स्थान है, पहले नंबर पे आ जाएगा कछारी मिट्टी। ऑप्शन बी। द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है? इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर के यानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया था। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला जो है गलत। इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर नहीं, इनके साथ साथ अन्य जो फसल है उनके उत्पादन को भी वरीयता दी जाए। ठीक है, इनके साथ साथ अन्य जो फसल हैं सभी जो फसली कृषि हैं इनके उत्पादन में जो है वृद्धि की बात की जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली हरित क्रांति में जो कृषि जो फसलों का प्रयोग किया गया था या फिर से वृद्धि की बात की गई थी उनको छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, भारत का जो पश्चिमी तट है पूर्वी तट की तुलना में संकीर्ण है। पूर्वी तट की जो नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत धान का पैदावार कम होता है। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है आपके उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के भी वाराणसी में है। वाराणसी में है और 1999 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई, कोचिन शिपयार्ड तमिलनाडु और मझगांव शिपयार्ड गोवा। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है यह आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कोचिन शिपयार्ड जो है यह केरल में है।
केरल में, और मझगांव शिपयार्ड है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सागौन या सागौन का जो वृक्ष है यह किस क्षेत्र में, या कह सकते हैं किस जलवायु वाले क्षेत्र में उगाया जाता है या पाए जाते हैं। सागौन की अगर हम बात करें यह मध्य भारत में, मध्य भारत में। देवदार जो है यह पाया जाता है आपके हिमालय के उच्च क्षेत्रों में। सुंदरी वनस्पति जो है सुंदरवन, और सिनकोवा जो है यह आपके हिमालय की तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 4 3 1 ऑप्शन है 2 4 3 1। किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी, बबुल, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा या फिर यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेजरी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। जोग, शिवसमुद्रम, डुडुमा या फिर गोकक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुडुमा। डुडुमा जलप्रपात कहाँ पे है। डुडुमा जलप्रपात का निर्माण किया गया है मचकुंड नदी पर, और यह आपके ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में। ठीक है, बाकी जोग जलप्रपात यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। गोकक जलप्रपात यह घाटप्रभा नदी पर है, घाटप्रभा नदी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुडुमा ओडिशा में है। बाकी तीनों जो जलप्रपात हैं यह कर्नाटक में है, और किस नदी पर है वो भी याद रखिएगा। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश के बीच स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है दूसरा गलत। भारत जो है मूलतः मानसूनी देश है, और यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। नुमालीगढ़ असम में है, बरौनी है बिहार में, नागापट्टनम है तमिलनाडु में, और नूनमाटी है गुजरात में। कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नूनमाटी गुजरात, यह जो है गलत है। ठीक है, बाकी नुमानीगढ़ जो है असम में है, बरौनी है बिहार में, नागापट्टनम है तमिलनाडु में, और जो नूनमट्टी है ये आपके असम में है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है। तालचेर, कैगा, हजीरा या फिर कोटाथाल। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैगा में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस स्थान पर भारी जल संयंत्र नहीं है, तो कैगा में नहीं है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र का जो स्थापना किया गया है हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, तालचेर ओडिशा, थाल महाराष्ट्र, तूतीकोरिन तमिलनाडु, और मनमुगुमा तेलंगाना। बाकी कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे है। हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून या फिर नई दिल्ली। यह है आपके नई दिल्ली में। स्थापना कब किया गया था, 1980 में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व वानिकी दिवस जो है, विश्व वानिकी दिवस यह मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। प्रकाश, मृदा, कार्बोहाइड्रेट या फिर उत्पादक। कौन इसमें से अजैविक घटक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक। ये दोनों, यह अजैव उत्पादक जो है यह अजैविक घटक नहीं है। बाकी प्रकाश, मृदा और कार्बोहाइड्रेट यह तीनों क्या है, अजैविक घटक है। ठीक है, बाकी उत्पादक जो है यह जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ परियोजनाएं दी गई और प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है। हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए, बात करें अगर हाथी परियोजना की, इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी 1996 में। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। और हंगुल परियोजना 1970 में। सही आंसर हो जाएगा इसका 3 4 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है। घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई फ्लोरीन, घुली हुई मीथेन या फिर घुला हुआ कैल्शियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घुली ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं इसकी गणना करके किसी जलीय जीव का सेहत ज्ञान किया जाता है। ठीक है, बीओडी जो इसका बीओडी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम या फिर ऊर्जा स्थानांतरण का 10-100% नियम। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो इसके केवल 10% भाग का ही ट्रांसफ़र होता है, बाकी 90% जो भाग है इसका क्या हो जाता है? इसका क्षय हो जाता है। ठीक है, और इसे लिंडेमान का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था, यह बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, इसमें कौन सा फैसला लिया गया था? विकसित देशों द्वारा 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में यह प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, कनाडा में यह सम्मेलन हुआ था। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। विश्व वन्यजीव कोष WWF, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक चिन्ह है यह है आपका सफ़ेद पांडा है। ठीक है, सफ़ेद पांडा है, सफ़ेद पांडा। और इसका जो स्थापना किया गया था 1961 में किया गया था। ठीक, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थानों का नाश, गोपस मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने वाले भोजन में कमी, या फिर उनमें व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो वल्चर्स हैं इनके विलुप्त होने का जो मुख्य कारण है पशुओं को दी जाने वाली जो डाइक्लोफेनॉक नामक एक दवा है उसके कारण हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प क्या है? प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया DDT, पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट अमोनिया। कौन सा विकल्प सही है? कौन इसमें से प्राथमिक प्रदूषक है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड या जो है आपके प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पे है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या फिर नई दिल्ली? नीरी है आपके नागपुर में, नीरी है नागपुर में। ठीक है, और स्थापना इसका कब किया गया था? स्थापना किया गया था 1958 में। ठीक, 1958 में इसका स्थापना हुआ था और यह नागपुर महाराष्ट्र में है। द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध किससे है? रॉटरडम अभिसमय, स्टॉकहोम अभिसमय, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन या फिर Rio+20 सम्मेलन। इसका संबंध किससे यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह Rio+20 सम्मेलन से संबंधित है, द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और इसमें मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगले का जो क्वेश्चन नंबर 75, इसका सही आंसर हो जाएगा 1236। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन ए 27। क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 38.25। और क्वेश्चन नंबर 78, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 79, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। क्वेश्चन नंबर 80, इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी ही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके बाद आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% दिव्यांग व्यक्ति हैं। 2001 2001 की तुलना में 2001 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में 77 की वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। और 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। कौन सा विकल्प इसका सही है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा कि कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है, इसका 2.1% जो है दिव्यांग हैं। और 2001 में जनसंख्या का जो घनत्व 325 था और 11 में यह 382 हो गया, मतलब 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई थी। ठीक है। और सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर वाला दादर एवं नागर हवेली है। ठीक है, नागालैंड न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला है। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि नागालैंड की नहीं बल्कि दादर नागर हवेली के है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? उड़ीसा, असम, केरल या फिर झारखंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 918 नहीं है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.3 है। कौन इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की जो नगरीय उत्तर प्रदेश का जो नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो 24.3, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है यह कितना है? 912 है। ठीक है, 912 है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर का और सबसे कम है श्रावस्ती का, ऑप्शन सी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? डार्विन, माल्थस, एडविन केनन या फिर एडम स्मिथ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडविन केनन द्वारा। ठीक है, एडविन केनन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? केरल, मिजोरम, गोवा या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर दमन, दीव, दादर, नागर हवेली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। बाराबंकी में मेंथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर से जाना जाता है? शाहजहांपुर घराना, अजराड़ा, इटावा घराना या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इटावा घराने को कहा जाता है। ठीक है, इटावा घराने को एक सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? रोजा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका स्थापना किया गया है शाहजहांपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, शाहजहांपुर में। किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मित्र की। निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? इसका जो अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कुल 8 है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और उत्तराखंड है। उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, तो राजस्थान करता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये भी करते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है? मौनिया नृत्य, देवी नृत्य, ख्याल या फिर राई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ख्याल नृत्य, ऑप्शन सी। यह बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में
1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है? आगरा, कानपुर, नोएडा या फिर बरेली? यह कहाँ पे है? यह है आपके नोएडा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक स्थापित किया गया है? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी या फिर सैफई? यह कहाँ पे स्थापित है? देखिए इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें तो पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक जो स्थापना है यह गोरखपुर में भी किया गया है, मुजफ्फरनगर में भी है और उसके साथ साथ आपके वाराणसी और सैफई इन सभी जगहों पे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 9 है। इसका सही आंसर क्या पूछा है? पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थात दोनों विकल्प गलत है। उत्तर प्रदेश को जो कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है वह 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 20 है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में 9 है और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 20 है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में दिए गए कथन की बात की। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसे 2020 में पूरा कर लिया गया था और आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। दोनों विकल्प गलत क्यों हैं? क्योंकि देखिए यह जो टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, 7 लाख टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा गया था इसको 2020 नहीं बल्कि 2022 में पूर्ण किया गया था। ठीक है, और यह 3 लाख बच्चों के टीकाकरण नहीं बल्कि 7 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता था? नेथोलियन हर्ड को, असित कुमार हालदार को, सुधीर रंजन खस्तगीर को या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खस्तगीर को। ऑप्शन सी सही है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? यह जो है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो की गई थी 2004 में की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखेगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का स्थापना किया गया था 1972 में। ठीक है, और 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए 1972 में उर्दू अकादमी का स्थापना किया गया था और 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया और उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति है, उसमें आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये आपके लखनऊ में है, निराला आर्ट गैलरी है प्रयागराज में, भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ पे है? भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी और कारपेट इको लैब है भदोही में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 1 3 4 ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गाजीपुर, वाराणसी, बाराबंकी या फिर शाहजहाँपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाराबंकी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1950, 51, 52 या फिर 60? इसका स्थापना किया गया था 1952 में। 1952 ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या कितनी है? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितने मंडल हैं? 18 मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश NRIC अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश NRI अर्थात अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया है जुलाई 2014 में। ठीक है, जुलाई 2014 में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिचंद का जन्म स्थान भी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व कराए जाते हैं, इसमें जीएस वाले सेक्शन को कवर किया जाता है। बाकी देखिए, ये प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो जाएंगे, तो नए प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा या फिर से बहुत अच्छे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो नहीं आए हैं। ठीक है, जैसे वो आ जाते हैं तो नए वाले अपडेटेड जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है, जो नए वाले प्रैक्टिस सेट है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर उसके जो उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस सेट हम जो कर रहे हैं वो कितने अच्छे से कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशंस का हो। ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो आप लोग बस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। बाकी वो नए प्रैक्टिस सेट आते हैं तो उन्हें भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।